नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज है मई 1। जी हां दोस्तों, और कल के दिन अगर आप देखें तो कल हमें एक अप्रैल का जो सीज़न था, जो ट्रेडिंग डे का हमें होता है, वो हमें जो सत्र है वो बंद होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस बीच में पूरे मंथ एफआईएस ने क्या किया, आपने गाइस थंबनेल में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लें। और इधर पर अगर आप देखें तो पिछले 1 2 3 महीना से हमें निफ्टी में एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। गैस, अगर एफआईएस की पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत अहम भूमिका प्ले करता है। एफआईएस की एंट्री कोई भी स्टॉक में, कोई भी इंडेक्स में बहुत तेज़ी लाते हैं, और उनकी जो बिकवाली है दोस्तों, वो कोई भी इंडेक्स में बहुत गिरावट का संकेत होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसके रिस्पॉन्स ने डीआईएस ने क्या किया है, और क्या उन्होंने भी सेम प्रतिक्रिया की है, नहीं की है? क्या मार्केट करेक्ट हो सकता है, कॉन्सोलिडेट हो सकता है, क्रैश हो सकता है? और खासकर दोस्तों, डीआईएस का ऊपर बहुत बड़ा एक गेम प्ले होगा। तो क्या एफआईएस रूट के भाग रहे हैं? बहुत ऐसे जगह पे हमने देखा कि ये बताया जा रहा है कि एफआईएस मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं। तो क्या इसमें दम है, नहीं है? और ख़ासकर दोस्तों, एफआईएस अगर जाते हैं तो कितने टाइम के लिए जा सकते हैं, और कब तक आने की संभावना हो रही है, जा क्यों रहे हैं? चलिएगा, इस वीडियो में वही बात होगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप बिगनर हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें, जहाँ पे अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा, और ये भी बताने की कोशिश करूंगा, एजम्पशन लगाने की कोशिश करूंगा कि निफ्टी की दिशा आने वाले महीना में क्या देखने को मिलेगी, और जून जुलाई अगस्त तक निफ्टी कहां तक हो सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आपको अच्छे से पता है कि अगर आपने लास्ट मार्च का क्रैश देखा होगा, जब कोरोना का पैंडेमिक आया था, वहाँ पे निफ्टी की बात की जाए तो 12,000 से निफ्टी ने अच्छा खासा गोता खाया था। 7,500 के लगभग पे आके स्टेबल हुआ था। उसके बाद जो रिकवरी आई थी वो बहुत तेज़ आई थी, और ये इतना तेज़ था दोस्तों कि किसी को पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिला। तो अब दोस्तों, इधर पर अगर आप देखें तो अप्रैल का महीना का डेटा आ चुका है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो एफआईएस है वो नेट सेलर है। तो क्या वो रूट के जा रहे हैं? क्योंकि इसके पहले अगर आप मार्च का डेटा देखें दोस्तों, तो हमें जो स्पीड थी वो बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रही थी। फेब की बात की जाए तो एफआईएस ने जम की खरीदारी करी थी, जिसका नेट टोटल दोस्तों कितना रहा है, 42,000 रुपीज़ इन करोड़। मतलब आपको अच्छे से पता है कि ये बजट का समय था, और इधर पे निर्मला जी ने बैंकों के प्रति जो लॉस लाए थे, जो बिल पास करे थे, वो बहुत ही अच्छा था। इंश्योरेंस सेक्टर को भी इससे प्रभाव अच्छा खासा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो अपने आप में दोस्तों, एफआईएस का बिकवाली करना ये निफ्टी के लिए बहुत ही ख़राब होता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पहले महीना में ही हमें हिंट देखने को मिल चुका था, बिकॉज जो पेस था, जो रफ्तार था एफआईएस की, वो काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रही थी। महज 1200 करोड़ का ही उन्होंने नेट बाइंग करा था। अभी की बात की जाए अप्रैल के महीने में उन्होंने गाइस अच्छा खासा बिकवाली कर दिया है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप कंक्लूजन निकालें तो अपने आप में ही बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आता है। अगर आप देखें 12,000 करोड़ के आसपास अगर एफआईएस ने बिकवाली करी है, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें डीआईएस ने दोस्तों अच्छा खासा संभाला है मार्केट को। 11,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने बाइंग करी है। इसके पहले एफआईएस ने जो 1200 करोड़ को लेकर निफ्टी को सपोर्ट किया था, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। लेकिन उसके पहले अगर आप देखें 42,000 करोड़ का माल खरीदा गया था फेब में बाय द एफआईआईस, वहाँ पे इन्होंने बिकवाली करी थी। तो भाई यही दो शक्ति हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे थे इसके पहले कि सर कंटिन्यूसली डीआईएस बिकवाली कर रहे हैं। तो भाई देख लीजिए, ये एक साइकिल होता है, जिस हिसाब से जीवन का एक चक्र होता है, निफ्टी का भी एक चक्र होता है, जहाँ पे खरीदारी और बिकवाली एक पार्ट होता है। अगर दोनों साथ में भी बिकवाली कर दें तो वो दोस्तों रिदम नहीं होता है, बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। यस, जो डिफरेंस है एफआईएस डीएस को माइनस करने के बाद, वो भी नेट सेलिंग का ही निकल के आ रहा है। लेकिन अपने आप में ही रिटेल का पार्टिसिपेंट तो होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ही कम निफ्टी को ट्रैक करता है ऊपर की दिशा में, फिर नीचे की दिशा में, क्योंकि वो बल्क में कहीं बाई नहीं करते, और एफआईएस कभी भी आते हैं तो बल्क में निवेश करते। तो इधर पे डीआईएस ने पिछले 2 महीने से सपोर्ट किया है। और गाइस, यही होता है, अगर आपको निफ्टी का पैटर्न याद होगा तो सेम मार्च के महीने में भी इसके पहले साल में वही देखने को मिला था गाइस, और अभी भी वही देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इधर पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह फियर है, तो भाई चलिए आपका फियर को मिटाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इधर पे एक अनप्रेसिडेंटेड घटना हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे यूएस में फर्स्ट कोरोना वायरस केस रजिस्टर हुआ था, और यूएस में लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिली थी। भारतीय बाजार उस समय स्टेबल था, उतना नहीं गिरा जितना यूएस मार्केट गिरा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें भाई, उस गिरावट के बाद इधर पे डीआईएस ने अच्छा खासा मार्केट को सपोर्ट किया, मीडियम तक लेके आए। और उसके बाद दोस्तों, जिस हिसाब से एफआईएस की एंट्री हुई 1 2 3 4 5 महीना दोस्तों, निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप अच्छे से देख सकते हैं। अब अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई 15,300 से 6-5% गिरा हुआ है, तो उधर पे गैस बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें अच्छा खासा गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। ये गलत चीज़ है। कभी भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो याद रखिएगा, 12 से 14 महीना उसको लगता है कि अच्छे खासे हरे में आने में। कभी कभी ऐसा होता है कि हरा हो जाता है, फिर गिर जाता है। तो गाइस, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, और ये एक चीज़ देखने को मिलता है। बिकॉज अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश किए होंगे तो कुछ अच्छे से पता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते ही आपका पोर्टफोलियो हरा नहीं हो जाता है, उसमें समय लगता है। इसमें बताया कि 10 से 12, 12 से 14 ये अल्टीमेट समय होता है, टाइम फ्रेम होता है, जहाँ पे आपका जो
नंबर है वो हरा हो जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो 2 महीना का चार्ट है दोस्तों, इसमें जो हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है और इसकी वजह क्या है, तो पेस कम होना और बिकवाली करना। लेकिन गाइस इधर पे जहाँ पे डीआईएस ने माल को संभाला था, मतलब माल पकड़ा था, लपका था और मार्केट को स्टेबल किया था, इधर पे अगर आप देखें तो फिर से डीआई का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट करवा रही है। गाइस मैं इससे पूरा डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज कोई माल बेचेगा तो कोई माल खरीदेगा। आप कोई शेयर को तभी खरीदते हैं जब कोई बेचता है, और अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा, बेचने वाला नहीं होगा, तो उसमें सर्किट लगता है। इस बात को आप नोट करके चलें। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एफआईएस इतना रूट के क्यों जा रहे हैं दोस्तों? मैं बता दूं, एफआईएस जो आते हैं वो बहुत बड़े बड़े एफपीआईस होते हैं। एफआईएस के बारे में क्या बताऊं, बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक भी पैसे लेके आते हैं भारतीय बाज़ार में। और ऐसा क्यों, तो भारत के बाज़ार की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला इकोनॉमी में क्या आता है, तो उसमें जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है, अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर हमें बन के निकलता हुआ देखने को मिलता है। अगर आप यूएस बॉन्ड की बात की जाए तो गाइस ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल होता है कि बहुत जो लाख लाख करोड़ आते हैं, हज़ार हज़ार करोड़ आते हैं, तो उनके अगेंस्ट में 1.5 से 2% बाय द यूएस गवर्नमेंट का जो थप्पा है दोस्तों कि आपको इतना मिलेगा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत ही स्टेबल मैं बोलूँगा रिटर्न है। और एफआईएस को बस इन्फ्लेशन को बीट करना है और ख़ासकर उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा नहीं देना है, यही इतना काफ़ी होता है। और इधर पे आप देखें ट्रेजरी बॉन्ड में दोस्तों भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, क्योंकि ये बॉन्ड यील्ड बहुत ही स्टेबल होते हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा मिलता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर हमारे बाजार की बात की जाए तो कोरोना वायरस, लेकिन गैस वो तो टेम्प्रोरी है, बिकॉज लॉन्ग टर्म तो रहेगा नहीं। लेकिन बॉन्ड यील्ड की वजह से एफआईएस का जो इंटरेस्ट है ये इधर पे है, जिसकी वजह से जितने भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या निफ्टी में बहुत भारी भरकम गिरावट आएगी दोस्तों। मैं बात बता दूं कि निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी महबूबा है और कोई महबूबा से कोई भी लॉन्ग टर्म तक कोई रूठा नहीं रह सकता है। सेम गाइस एफआईएस है। और एफआईएस को लालच कौन देते हैं, तो गाइस एफआईएस को लालच देते हैं हमारा निफ्टी 50 के टॉप जो इंडेक्स के स्टॉक होते हैं, क्योंकि उसमें इतना ट्रिमेंडस ग्रोथ है कि एफआईएस अभी जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जब वो लौटते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि मेजर गिरावट उतनी संभावना है। यस, हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी 1000 से 1200 पॉइंट करेक्ट हो, लेकिन एक बार में नहीं, धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हर एक करेक्शन आपके लिए मौका होता है, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है पावर ऑफ द एमओएस। यस, डेटा की बात की जाए तो शॉकिंग तो ज़रूर है, लेकिन ये दोस्तों सबको पता था, क्योंकि इसके पहले बिल्कुल भी सही बात नहीं थी कि उठते ही पोर्टफोलियो हरा हो रहा है, 1%, 2%, 3% भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक और एनबीएफसी में एनपीए के इशू चल रहे हैं और जिसकी वजह से बैंक और एनबीएफसी के शेयर गिर रहे हैं और इधर पे निफ्टी को भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट जैसे मैं बताया कि लॉन्ग टर्म तक ये नहीं रहेगा, तो लॉन्ग टर्म वाले निवेशक बिल्कुल भी घबराए ना। और एफआईएस की जो एग्जिट होती है वो एंट्री करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखिएगा एफआईएस तभी आते हैं जब उनको स्टेबल मार्केट मिलता है, और डीआईएस तभी एंट्री करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी तभी एंट्री करते हैं जब उसको वैल्यू मिलती है, एमओएस मिलती है। तो ये एक निफ्टी का साइकिल है। तो आपको समझ में आ चुका है कि एफआईएस क्यों छोड़ के जा रहे हैं और क्या बिकवाली कंडीशन देखने आ रही है। मेरा कंक्लूजन मिल गया कि भाई निफ्टी महबूबा है और लॉन्ग टर्म तक एफआईएस रूट के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप ग्रोथ देखिए, जहाँ पे ग्रोथ होगा दोस्तों फंडामेंटल वही होती है। अब ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक अच्छे हैं, उसमें से सिलेक्ट करिए कौन कौन से स्टॉक अच्छे हैं, जिनके आरओई अच्छे हैं, मैनेजमेंट सही है, ग्रोथ है, बिजनेस मोट है, और लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करिए, आपके पैसे बनेंगे। और ये सब छोटी मोटी केओस से, छोटी मोटी नॉइज़ से घबराना नहीं है, मार्केट में रहना है। बिकॉज एफआईएस आते हैं, बिकवाली करते हैं, चले भी जाते हैं और फिर आगे खरीदारी भी करते हैं। तो हमारा टेम्परामेंट वही होगा, बॉडी लैंग्वेज वही होगी, जहाँ पे वैल्यू मिलती है उधर बाइंग करनी है और लॉन्ग टर्म तक पोजीशन को होल्ड करना है। तो यही छोटी सी कमेंट्री थी कि एफआईएस क्यों बेच रहे हैं और डीआईएस क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज दोनों एक बार में बेचेंगे तो भाई गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, कोरोना का पैंडेमिक है, जीडीपी थोड़ा सा डाउन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं हुआ है, गिरता भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। तो यही मेरी कमेंट्री रही, और बहुत जगह इसको लेकर नेगेटिविटी है। अगर आप मार्केट को टाइम करने जाएंगे 12,400 क्या पता आ भी जाए, जो प्रीवियस हाई था, लेकिन दोस्तों इसी की वजह से अगर आप बैठेंगे तो क्या पता निफ्टी 16,000 भाग जाए। इसीलिए आप अपनी एसआईपी रोकिए न मत, और जहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़ता है उधर पे रख सकते हैं, और अंडर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यही खरीदारी करें जहाँ पे आपकी डाउन साइड बहुत ही कम होगा। बिकॉज निफ्टी गिरेगा तो कोई नहीं बचेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी जहाँ पे मैं देख रहा था कि इसको लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हो सकता है कि निफ्टी गिरे, लेकिन याद रखिएगा निफ्टी गिरता है तो निफ्टी भागता भी है, और इधर पे जितना निफ्टी गिरता है तो आपका एमओएस लेवल उतना अच्छा हो जाता है। तो एक बार में बल्क निवेश ना करें, एटलीस्ट दोस्तों अपने एज से माइनस कर दीजिए। अगर आपका एज 30 ईयर्स हैं तो कम से कम 30% पैसा दोस्तों आप अपने पास होल्ड करिए, कैश में रखिए। 70%, 65% पैसा इक्विटी में रखिए, और जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उधर पर खरीदिएगा, बिकॉज हमें माल सस्ता मिलेगा, हम खरीदेंगे। नेवरदिलेस ये बात तो सच है कि अभी मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ हैं, लेकिन मैंने दोस्तों बताया कि अभी का मत देखिए, दूर का देखिए। जब बजाज फाइनेंस 1700 था
लोगों ने एंट्री नहीं ली, ये सोच के कि वो 1500 जाएगा, 1200 जाएगा। आज बजाज फाइनेंस 5000 के ऊपर है। तो यही होता है, निफ्टी को टाइम मत करिए, निफ्टी में टाइम स्पेंड करिए। तो यही मेरी कमेंट्री थी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल थी। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूले। फर्दर कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ पूछना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। मैं दिल से सबका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।